नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अक्षर क्लासेस में। कल हम लोगों ने समाजीकरण को प्रारंभ किया था और ये जाना था कि सोशलाइजेशन का प्रोसेस क्या है। हम लोगों ने ये जाना था कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति जो है समाज का एक सक्रिय सदस्य जो है वो बनता है। समाज के मूल्यों को, समाज के आदर्शों को, उसके रीति रिवाज को क्या करता है, आत्मसात करता है। कुछ परिभाषाओं को भी हमने क्या किया था, देखा था, जिसमें रॉस की परिभाषा और गिलन की परिभाषा और फिचर की परिभाषा इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप देख लीजिएगा। आज इसी श्रृंखला में हम लोग जानने वाले हैं कि सोशलाइजेशन का जो प्रोसेस है उसकी विधियां क्या हैं, उसके मेथड्स क्या हैं और इसके साथ साथ उसके निर्धारक तत्व क्या हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इसको निर्धारित करती है। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की कक्षा। देखिएगा, हम लोगों ने जाना था कि सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति में हम की भावना का विकास होता है। ये रॉस की परिभाषा है। और एक परिभाषा और हम लोगों ने देखी थी कि व्यक्ति जो है समाज का एक क्रियात्मक जो है या सक्रिय सदस्य जो है वो बन जाता है और उसी के अनुसार कार्य करता है। ये गिलिन की परिभाषा है। तो वास्तव में जो प्रोसेस है सामाजिकरण का या सोशलाइजेशन का, तो इसकी विधियां क्या क्या हैं। तो कुछ विधियां यहाँ पर लिखी हुई हैं, इनको आज हम लोग समझेंगे। नंबर 1 क्या है, पालन पोषण। सही नंबर 2 क्या है, सहयोग, आत्मीकरण, अनुकरण, सामाजिक शिक्षण, पुरस्कार एवं दंड। अब हम लोग इनको डिटेल में समझते हैं कि ये विधियां किस तरीके से सामाजिकरण का विकास करती हैं, किस तरीके से इसके फैक्टर हैं ये। तो पालन पोषण या चाइल्ड रेयरिंग जो है वो किस तरीके से सामाजिकरण का विकास करती है। तो हम लोग जानते हैं कि जिन बच्चों का पालन पोषण अच्छे ढंग से किया जाता है वो समाज के साथ बेहतर तरीके से तालमेल बिठा पाते हैं, उनके साथ अनुकूलन कर पाते हैं। जबकि जिन बच्चों का पालन पोषण अच्छे ढंग से नहीं होता है, जिन बच्चों को सही से न्यूट्रिशंस नहीं मिलते हैं, तो वो समाज में समायोजित नहीं हो पाते हैं, कुंठा के शिकार जो है हो जाते हैं, हीन भावना जो है उनमें विकसित हो जाती है। तो पालन पोषण जो है बहुत मैटर करता है सामाजिकरण की प्रक्रिया में। जिस तरीके का पालन पोषण हुआ होगा उनका, उसी तरीके का सामाजिक विकास, उसी तरीके के पारिवारिक सामाजिक मूल्य जो है उनमें विकसित हुए होंगे। तो पालन पोषण जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो कारक हम मान सकते हैं। तो उचित सामाजिकरण के लिए हम ये मान सकते हैं कि बच्चे का जो पालन पोषण है वो बेहतर ढंग से किया जाना चाहिए। दूसरा क्या है, कॉपरेशन, सहयोग। सहयोग कह लीजिए या फिर सहकारिता कह लीजिए, एक ही बात है। तो बच्चा जब धीरे धीरे अपने परिवार और समाज के साथ जुड़ता है तो कॉपरेशन की भावना जो है उसमें बिल्डअप होती है। और जैसे जैसे उसमें कॉपरेशन की भावना विकसित होती है, वैसे वैसे वो समाज को और बेहतर तरीके से जानता है। समाज के जो आदर्श हैं, समाज के जो मूल्य, रीति रिवाज और परंपराएं हैं, उनको बेहतर तरीके से समझता है। तो यहाँ पर सहयोग के द्वारा जो है वो सामाजिकरण का जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है, डेवलप किया जाता है। जैसे जैसे वो अपने से बड़े या पारिवारिक जनों के साथ सहयोग प्राप्त करता है या सहयोग पाता है, या समाज के जो सदस्य हैं उनके द्वारा सहयोग प्राप्त करता है, वैसे वैसे हम देखते हैं कि उसमें सामाजिक मूल्य जो है वो क्या होते हैं, विकसित होते हैं। नंबर तीसरा क्या है आपका, असमिलेशन यानी कि आत्मीकरण। ये असमिलेशन क्या है, आत्मीकरण क्या है। तो बच्चा जो है अपने चारों तरफ की जो चीजें हैं उनको देखता है और उनके द्वारा जो सूचनाएं हैं उनको क्या करता है, एकत्रित करता है, इकट्ठा करता है। इन सूचनाओं को इकट्ठा करना ही क्या है, असमिलेशन है। तो इसी तरीके से बच्चा जो है अपने परिवार और अपने समाज में बहुत सारी सूचनाओं को, बहुत सारी विषय वस्तु को क्या करता है, आत्मसात करता है। और वास्तव में ये प्रोसेस जो है उसके सामाजिकरण के विकास में क्या करता है, रोल अदा करता है। और अगली चीज क्या है आपकी, इमिटेशंस यानी कि अनुकरण।
तो हम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं इस बात को कि बच्चे नकल करके जो है वो सीखते हैं। शुरुआत में बच्चा एब्सोल्यूट होता है, निरपेक्ष होता है, उसमें सामाजिक भावना नहीं होती है, लेकिन जैसे-जैसे वो जैसे-जैसे उसमें उसका पालन-पोषण होता है, उसमें कोऑपरेशन की भावना बिल्डअप होती है, वो अपने आसपास की जो चीज़ें हैं, उनके साथ सूचनाओं को इकट्ठा करता है, वैसे-वैसे हम देखते हैं कि उसमें सामाजिकरण की भावना का विकास होता है। इसी तरीके से जो इमिटेशंस का प्रोसेस है, यानी कि बच्चे अपने से बड़ों को नकल करता हुआ देखते हैं और उसका ही क्या करते हैं, अनुकरण करते हैं। बच्चे जो कुछ भी करते हैं, तो उनके लिए बड़े लोग क्या होते हैं, आदर्श होते हैं। तो बड़ों का जो व्यवहार है वो इस प्रकार का होना चाहिए। बड़े से यहाँ पर तात्पर्य उसके परिवारीजन, अध्यापक गण, सभी लोग जो हैं वास्तव में उसके लिए एक आदर्श या एक रोल मॉडल होते हैं। समाज के वह सदस्य होते हैं जिन्हें समाज की एक बेहतर जानकारी होती है। तो सामाजिक मूल्यों का जो संचरण है बच्चों में, वो अनुकरण के द्वारा भी होता है ना? इसी तरीके से सामाजिक शिक्षण यानी कि सोशल टीचिंग, तो सामाजिक शिक्षण भी जो है वो सामाजिकरण के विकास में क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो अदा करता है। जैसे जैसे बच्चे को सामाजिक शिक्षण जो है वो दिया जाता है, सोशल टीचिंग जो है वो दी जाती है, समाज की बातों के बारे में बताया जाता है, क्योंकि अध्यापक क्या काम करेगा, यहाँ पर अध्यापक की भूमिका जो है महत्वपूर्ण हो जाती है कि वो समाज में प्रचलित जो चीज़ें हैं उसको बेहतर तरीके से उसके सामने प्रदर्शित करे, रखे, ताकि बच्चा समाज में जो व्याप्त रीति रिवाज हैं उन पे आंख बंद करके विश्वास ना करे, बल्कि खुद जो है उनको सोचे भी। तो यहाँ पर सामाजिक शिक्षण में हम ये मान सकते हैं कि अध्यापक की भूमिका जो है वो क्या है, महत्वपूर्ण है। वही क्या करेगा, बच्चों को सामाजिक ज्ञान जो है वो देगा। और अगली चीज है आपकी पुरस्कार और दंड, रिवार्ड एंड पनिशमेंट। रिवार्ड एंड पनिशमेंट के द्वारा भी बच्चे में सोशलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो डेवलप होता है, क्योंकि जब बच्चा जो है समाज के जो आदर्श हैं, जो मान्यताएं हैं या उसकी जो वैल्यूज हैं उसके अनुसार क्या करता है, व्यवहार करता है, तो उसको क्या दिया जाता है, रिवॉर्ड दिया जाता है। और अगर वो उससे इतर जाकर के कुछ व्यवहार करता है, चोरी करता है, कोई अपराध करता है, तो उसको दंड दिया जाता है। तो वो ये सीखता है कि समाज जो है वो ऐसे व्यवहार को मान्यता नहीं देता है, इसलिए मुझे ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर पुरस्कार और दंड जो है ये भी बच्चे के सोशलाइजेशन के प्रोसेस की क्या है, टेक्निक्स हैं, उसके विकास में ये भी महत्वपूर्ण है। इसके बाद आइए हम लोग समझते हैं कि सोशलाइजेशन के प्रोसेस को डेवलप करने के लिए जो फैक्टर्स हैं, इसके जो निर्धारक तत्व हैं वो कौन कौन से हैं, कौन कौन से ऐसे तत्व हैं, कौन कौन से ऐसे घटक हैं जो इसको क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। आइए समझते हैं। पहली चीज क्या है, वंशानुक्रम यानी कि हेरिडिटी। तो इसमें हेरिडिटी जो है यानी कि वंशानुक्रम जो है वो किस तरीके से सोशलाइजेशन के प्रोसेस को क्या करती है, प्रभावित करती है। देखिए हम लोगों ने ये समझा है कि एक प्रकार का जो विकास है वो दूसरे प्रकार के विकास से क्या है, गुथा हुआ है ना। तो हम ये जानते हैं कि अगर बच्चे को अच्छी अनुवांशिकी मिली है, बच्चे का वंशानुक्रम जो है बेहतर है, अच्छे माँ बाप की संतानें अच्छी होती हैं, उनमें जो वैल्यूज होते हैं, उनमें जो नैतिक मूल्य होते हैं, उनके जो सामाजिक मूल्य होते हैं वो ज़्यादा बेहतर पाए जाते हैं। इसको हम अच्छे तरीके से जानते हैं और समझते भी हैं। तो इसमें वंशानुक्रम जो है वो क्या है, एक फैक्टर है समाजीकरण में। इसमें एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट आ जाता है क्रो एंड क्रो का, वो आप याद रखिएगा। क्रो एंड क्रो का कहना है कि बच्चे की जो मुस्कान है, बच्चे की जो पहली मुस्कान है या कोई उसकी विशिष्ट विशेषता जो आपको दिखाई पड़ रही है, तो उस विशिष्ट विशेषता के पीछे, उस विशिष्ट व्यवहार के पीछे वंशानुक्रम जो है वो हो सकता है या वंशानुक्रम से ये जनित हो सकते हैं। यानी कि क्रो एंड क्रो का क्या मानना है, बच्चे की प्रथम मुस्कान और उसका कोई विशिष्ट व्यवहार जो है वो वंशानुक्रम से उत्पन्न हुआ हो सकता है, ऐसा उनका मानना है। तो वंशानुक्रम जो है
वो सामाजिकरण में क्या है, महत्वपूर्ण है। दूसरी चीज हम लोग देखते हैं शारीरिक और बौद्धिक विकास। तो बच्चे का शारीरिक और बौद्धिक विकास जितना बेहतर होता है उसमें सामाजिक विकास उतने अच्छे तरीके का पाया जाता है। तमाम तरीके के शोध जो है इस बात को प्रमाणित करते हैं। जिन बच्चों का शारीरिक और बौद्धिक विकास निम्न स्तर का होता है वो समाज के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते, उनका सामाजिक विकास जो है उतना अच्छा नहीं पाया जाता है। आर्थिक स्थिति की अगर हम लोग बात करें, यानी कि इकोनॉमिकल कंडीशन की अगर हम लोग बात करें, तो ये भी क्या है, एक निर्धारक तत्व है सोशलाइजेशन को। किस तरीके से, अगर परिवार की आर्थिक स्थिति जो है बेहतर है, आर्थिक स्थिति जो है वो क्या है, अच्छी है, तो हम लोग देखेंगे कि बच्चे का जो सामाजिक विकास होगा वो बेहतर होगा। क्योंकि आर्थिक स्थिति अच्छी होने से उसे परिवार में तमाम प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी, एक अच्छी और बेहतर शिक्षा जो है वो प्राप्त कर पाएगा, एक अच्छे समाज में वो रहा होगा, अच्छी चीज़ों को उसने जाना होगा, सीखा होगा। तो आर्थिक स्थिति भी क्या करती है, समाजीकरण में क्या है, एक निर्धारक तत्व जो है वो माना जा सकता है। यानी कि आर्थिक स्थिति अगर अच्छी नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कि समाजीकरण जो है वो बेहतर होगा। ऐसा हम ये मान करके चलेंगे कि उसका सामाजिकरण जो है इतना बेहतर नहीं होगा। अगली चीज है आपकी संवेगात्मक विकास, यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट। बड़ा महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व है ये समाजीकरण के विकास में। किस तरीके से महत्वपूर्ण है, देखिए जैसे जैसे बच्चा जो है वो क्या होता है, बड़ा होता है, वैसे वैसे वे अपने संवेगों को क्या करता है, कंट्रोल करना सीखता है, उसका संवेगात्मक विकास होता है। यानी कि संवेगात्मक विकास जो है वो सामाजिकरण के विकास में या सामाजिक विकास में हम ये कह सकते हैं बड़ा महत्वपूर्ण है। ये सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि संवेगात्मक विकास जो है वो सामाजिक विकास को क्या करता है, प्रभावित करता है। क्योंकि बच्चे में तमाम तरीके के जो संवेग होते हैं, जैसे खुशी है, ईर्ष्या है, तनाव है, संघर्ष है, क्रोध है, घृणा है, प्रेम है, ये सारे जो संवेग हैं, तो इन सारे संवेगों को वो क्या करता है, ये सारे संवेग जितने अच्छे तरीके से वो क्या कर रहा होगा, कंट्रोल कर रहा होगा, वो उतने बेहतर तरीके से समाज के लोगों के साथ या समाज के साथ जो है पारस्परिक संबंध बेहतर बना रहा होगा। तमाम ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहां पर हमें अपने संवेगों को क्या करना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है। तो संवेगात्मक विकास सामाजिक विकास को क्या करता है, प्रभावित करता है। हाँ जी, इसी तरीके से क्या है आपका कल्चर, यानी कि संस्कृति। तो संस्कृति भी जो है बच्चे के सामाजिक विकास में या सामाजिकरण में एक निर्धारक तत्व है। जहाँ की संस्कृति जैसी होती है उस समाज में उसी प्रकार की मान्यताएं, उसी प्रकार के मूल्य, उसी प्रकार के विश्वास जो हैं वो पाए जाते हैं। और पीढ़ी दर पीढ़ी यही जो है वो क्या होते रहते हैं, हस्तांतरित होते रहते हैं। तो संस्कृति का ये काम है कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो क्या करना, इन मूल्यों को, इन विचारों को क्या करते रहना, हस्तांतरित करना, ताकि समाज जो है वो आगे बढ़ सके। जैसे जैसे ये संस्कृति जो है इसको बच्चा क्या करता है, जानता है कि उसके समाज की संस्कृति क्या है, उसके समाज का कल्चर क्या है, किस समाज में या किस सोसाइटी में किस तरीके की चीज़ें जो है वो प्रचलित हैं, वो ये सीख जाता है कि मुझे इसी के अनुसार व्यवहार करना है। यानी कि संस्कृति भी जो है वो एक निर्धारक तत्व है। इसी तरीके से क्या है आपका लैंग्वेज, यानी कि भाषा। देखिए बच्चे भाषा के ही द्वारा क्या करते हैं, समाज से जुड़ते हैं। समाज के लोगों के साथ वो कैसे बात करेंगे, किस तरीके से अपने संबंध जो है वो बनाएंगे, तो भाषा के द्वारा ही, लैंग्वेज के द्वारा ही। तो लैंग्वेज भी क्या है, एक निर्धारक तत्व है सामाजिकरण के विकास में। इसके बाद हम लोग जानने वाले हैं कि सामाजिकरण के विकास में किन किन चीज़ों का रोल जो है वो पाया जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि सामाजिकरण के विकास में परिवार का सबसे प्रथम रोल होता है। सबसे पहला रोल जो माना जाता है वो
परिवार का माना जाता है, क्योंकि सामाजिकरण का जो प्रारंभ है वो कहाँ से होता है? परिवार से ही होता है। परिवार का जो वातावरण है, परिवार में जिस तरीके का माहौल है, जिस तरीके के रीति रिवाज वहां पर हैं, जिस तरीके का शिक्षा का स्तर है, जिस प्रकार की पृष्ठभूमि है, जिस तरीके का सहयोग उसको वहां से मिला है, जिस प्रकार का पालन पोषण, जिस तरीके से उसको पोषक तत्व वहां से प्राप्त हुए हैं, उसी प्रकार का सामाजिक विकास बच्चे में पाया जाता है। तो यहां पर अब अगली बात अगर हम लोग करें कि सामाजिकरण को कौन कौन सी चीजें क्या करती हैं? प्रभावित करती हैं। तो प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो प्रभावित करने वाले कारक हम लोग समझ सकते हैं। प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन सी चीजें सबसे ज्यादा प्रभावित करती हैं? तो सबसे पहले क्या है? आपका परिवार है। सबसे पहले क्या है? फैमिली है। यहीं से ही क्या होता है? सामाजिकरण का क्या हो जाता है? प्रारंभ होता है। इसमें एक स्टेटमेंट याद रखिएगा, रेमंड का एक स्टेटमेंट है, वो याद रखिएगा। उसका ये कहना है कि घर ही वह स्थान है जहां वे महान गुण विकसित होते हैं, जिनकी किसी भी व्यक्ति को या किसी भी बालक को क्या होती है? विशेष रूप से आवश्यकता होती है। इसी तरीके से प्लेटो का भी ये मानना है कि यदि आप चाहते हैं कि बालक सुंदर वस्तुओं की प्रशंसा करे और उनका निर्माण करे, तो उसके चारों तरफ आप सुंदर वस्तुएं जो हैं वो प्रस्तुत कीजिए। तो ये परिभाषाएं, चाहे रेमंड की परिभाषा हो कि घर ही वह स्थान है जहां महान गुण क्या होते हैं? विकसित होते हैं। जब हम ये कहते हैं कि घर ही वह स्थान है जहां महान गुण विकसित होते हैं, तो इसका मतलब हमारे घर का जो रोल है सामाजिकरण के विकास में, नैतिक मूल्यों के विकास में, चारित्रिक मूल्यों के विकास में, वो सर्वाधिक है। कहते हैं कि बच्चे के लिए सबसे पहली पाठशाला जो है वो क्या है? परिवार ही है। और माँ की गोद, माँ का आलिंगन, माँ का चुम्बन जो है वो उसका पहला सबक है। उसकी गोद से ही वो पहला सबक जो है वो सीखता है। माँ उसकी पहली क्या है? गुरु है। तो जिस परिवार का माहौल जितना बेहतर होता है, उसमें सामाजिकरण का विकास जो है उतने बेहतर तरीके से पाया जाता है। हमें कहीं से चीजों को थोपने की जरूरत जो है वो नहीं है। अगर परिवार का वातावरण जो है, प्लेटो की परिभाषा कितनी बेहतर परिभाषा है। क्या कहता है कि अगर आप ये चाहते हैं कि बालक सुंदर वस्तुओं की प्रशंसा करे, तो उसमें उस सुंदरता को कहीं से थोपने की जरूरत नहीं है। उसके चारों तरफ जो है आपको क्या करना है? सुंदर वस्तुएं जो है वो प्रस्तुत कर दीजिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि परिवार का माहौल, परिवार का परिवेश इतना स्वस्थ होना चाहिए, इतना अनुकूल होना चाहिए कि बच्चे का जो सामाजिक विकास है वो सर्वांगीण तरीके से हो सके। दूसरा जो कारक है, परिवार का रोल आप समझ गए होंगे कि सबसे महत्वपूर्ण रोल जो है वो परिवार का सॉरी कीजिएगा। परिवार के बाद बच्चा कहां जाता है? तो परिवार के बाद बच्चा जाता है विद्यालय में। कहां जाता है? विद्यालय में जाता है। तो विद्यालय का भी क्या है? अपना एक महत्वपूर्ण रोल है। जब बच्चा विद्यालय में पहुंचता है, कहते हैं कि विद्यालय क्या है? एक लघु समाज है। जॉन डीवी का एक स्टेटमेंट है। तो बच्चा जब विद्यालय पहुंचा तो अपने परिवार में तो एक जैसे कस्टम्स को, एक जैसे रीति रिवाज को, एक जैसी भाषाओं को बोलने वाले लोगों को देखता है। जब वो विद्यालय पहुंचता है तो तरह तरह की पृष्ठभूमि से आने वाले बालकों के साथ उसको कैसे समायोजन करना है, कैसे उसे दूसरे बच्चों के साथ खेल के दौरान सहयोग की भावना दिखाना है, कैसे अपने जो संवेग हैं उनको नियंत्रित करना है, कैसे कर्तव्य निष्ठा जो है वो दिखानी है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि विद्यालय वह स्थान है जहां पर बच्चे में स्नेह है, कर्तव्य पालन की भावना, सहानुभूति, सहयोग की भावना, ये सारी चीजें जो है वो क्या होती हैं? डेवलप होती हैं। विद्यालय का वातावरण जितना अच्छा होगा, बच्चे का सामाजिक विकास जो है उतना ही अच्छा पाया जाएगा। तो विद्यालय का भी क्या है? एक महत्वपूर्ण रोल है ना। इसीलिए विद्यालय को क्या कहा गया है? एक लघु समाज जो है
कहा गया है। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं विद्यालय के बाद। आप जानते हैं किसकी बारी आती है? विद्यालय में कौन है? विद्यालय में है आपका अध्यापक। विद्यालय में कौन है? अध्यापक। तो अध्यापक का भी कुछ रोल है कि नहीं है भाई? भाई बिल्कुल रोल है। बालक सबसे ज्यादा विद्यालय में जिससे ज्यादा प्रभावित होता है वो है अध्यापक। अध्यापक का व्यक्तित्व जैसा होगा, वो जिस प्रकार का होगा, तो उसी प्रकार के आदर्शों को वो क्या करता है, वो सीधे सीधे आत्मसात कर लेता है। अगर अध्यापक जो है वो कर्तव्यनिष्ठ होगा, अपने कर्तव्य का पालन करने वाला होगा, अगर वो अनुशासन प्रिय होगा, अगर वो समय का पालन करने वाला होगा, निष्ठावान होगा, तो बच्चे में ये सारे गुण जो है सहज रूप से क्या हो जाएंगे? डेवलप हो जाएंगे। तो अध्यापक जो है वो बच्चों के लिए एक आइडियल होता है, एक आदर्श होता है, और उससे बच्चा बहुत सारी चीजों को क्या करता है? सीखता है। तो अध्यापक की भी भूमिका जो है वो क्या है? महत्वपूर्ण है। इसीलिए अध्यापक को भावी निर्माता जो है वो कहा जाता है। वो समाज का क्या करता है? निर्माण करता है ना? समाज का निर्माता उसको यूं ही नहीं कह दिया गया है। नेशनल बिल्डर उसको ऐसे ही नहीं, राष्ट्र निर्माता ऐसे ही नहीं कह दिया गया है ना। अगली बात अगर हम लोग करें तो अगली बात जो जिस रोल की हम लोग बात करने वाले, परिवार का भी रोल हो गया, विद्यालय का भी रोल हो गया, अध्यापक का भी रोल हो गया। इसके साथ साथ जो हमारा पड़ोस है उसका भी क्या होता है? एक अहम रोल होता है बच्चे के सामाजिक विकास में। पड़ोस का क्या रोल है? तो पड़ोस का रोल ये है कि हमारे पड़ोस में जैसा भाई वातावरण होगा, जिस प्रकार की चीजें बच्चा जो है अपने पड़ोस में होता हुआ देखेगा, तो उनसे स्वाभाविक रूप से क्या होगा? प्रभावित होगा, उनके मूल्यों से, है? उनकी बातों से, है? तो पड़ोस अगर क्या है, इस प्रकार का है कि जहां पर अच्छी चीजें प्रचलित हैं, तो बच्चा जो है वहां से उन चीजों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करेगा। लेकिन अगर उसके पड़ोस में तमाम तरीके की ऐसी चीजें प्रचलित हैं जो नहीं होनी चाहिए, तो बच्चे में वो चीजें अपने आप जो है वो आ जाएंगी, है ना। तो हमारा पड़ोस भी क्या होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। जितना अच्छा हमारा पड़ोसी होगा, क्योंकि पड़ोसी से बिना प्रभावित हुए बिना हम रह ही नहीं सकते हैं। तो पड़ोस भी कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। पड़ोस के साथ साथ हमारा समुदाय जो है, हमारे आसपास का जो और वातावरण है, वो भी कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। तो मित्रों, आज हम लोगों ने यहाँ पर बात की कि समाजीकरण की प्रक्रिया को हम कैसे डेवलप करेंगे, विधियां क्या क्या हैं, कौन कौन से निर्धारक तत्व हैं, और किन किन चीज़ों का अहम रोल है। यहाँ पर हम लोगों ने रोल की बात की है, किन किन चीज़ों का महत्वपूर्ण रोल है। इसके बाद हम लोग समाजीकरण के सिद्धांतों को अगले वीडियो में समझने वाले हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपने मित्रों तक भी शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अक्षर क्लासेस। धन्यवाद।